हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। और आ गए अपनी अगली क्लास में और बात कर रहे हैं पीएन संधि। ये है मेरे सामने, बिल्कुल सामने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक रखी हुई है और उसके अनुसार जो है ये है 14.5 नंबर का पॉइंट और हमने इस पे विचार करना है। इससे पहले हम आपका जो पीएन या पी का बनना या एन का बनना वो हम ले चुके हैं। देखिए ये है पीएन संधि और ये पेज नंबर है 480। ओके, 14.5 पीएन संधि। ठीक, 14.5 पीएन संधि। तो पीएन जंक्शन, अगर इसे अंग्रेजी में बोलें तो क्या बोलेंगे इसको? ये बोलेंगे जंक्शन। देखिए यहाँ पर विचार करने से पहले अब हम शुरू कर देते हैं पढ़ाई अपनी। हमें पी टाइप और एन टाइप के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक बार लेनी होगी। मान लीजिए मैं बनाता हूँ दो, एक बना दिया मैंने पी टाइप और एक बना दिया मैंने एन टाइप। ठीक, तो हम जानते हैं कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इसमें होल की अधिकता है। ठीक, अब मान लीजिए बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र लगाता हूं मैं। अगर मैं बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र लगाता हूं तो क्या होता है? मान लीजिए मैं इधर से इसके ऊपर एक विद्युत क्षेत्र लगा देता हूं इस तरीके से। ये लेता हूं पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव। दो प्लेटें लग जाएंगी तो विद्युत क्षेत्र लग जाएगा इस पे। और इस पर भी मैं, क्योंकि ये आइडियोलॉजी हमें बनानी है कि बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव इस पर पड़ना है, इस पर भी मैं ऐसे लगा देता हूँ विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ को है, ऐसे। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ऐसे। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कैसा है? वो ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव आवेश है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल है वो इस तरफ को लगेगा और इसमें कोई आवेश नहीं है, इस पर कोई बल नहीं लगेगा, इसमें कोई आवेश नहीं, क्योंकि ये क्या है? दैट इज होल। ये तो होल है, बस एक खाली एक गड्ढा है ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन था कभी किसी जमाने में। अब इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जैसे कि हमने कहा कि होल की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें है और ये उदासीन है, यानी इसमें कोई आयन नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन होल इस तरीके से व्यवस्था है। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन इस पर इस तरफ को बल लगता है, इस गड्ढे में गिर जाता है। तो इस गड्ढे में ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस गड्ढे में आ जाता है ऐसे और यहाँ होल बन जाता है। देखिए होल, तो यानी यहाँ का होल भर गया, नया होल बन गया। तो कुल मिला के होल उस तरफ को, यानी ई की दिशा में जाने लगता है, जबकि होल में कोई आवेश नहीं है। इधर वाले इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, कोई आसपास घूम रहा होगा होल के गड्ढे के, उस पर इधर को बल लगेगा, वो गड्ढे में गिर जाएगा, होल में गिर जाएगा। तो होल दूसरा बन जाएगा वहाँ पे, जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ होल बनेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो होल इस तरफ को चलेगा, यानी नए होल इस तरफ को बनते हुए चलेंगे और इस तरफ वाले होल भरेंगे। और यहाँ देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को चलेगा, इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये इस तरफ को चलेगा और होल जो है वो इस तरफ को चलेंगे। जो भी होल होंगे वो इस तरफ को चलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ को चलेंगे। दैट इज कि होगा क्या कि व्यवस्था कैसी बन जाएगी कि साहब जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वह इस तरफ आ जाएंगे, आने लगेंगे, और जो आपके होल हैं वह इस तरफ को जाने लगेंगे। दोनों में ऐसा ही होने लगेगा। ठीक, फर्क क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, ये होल थोड़े बहुत होंगे। यहाँ पे होल की संख्या ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत होंगे, क्योंकि इसमें होल ज़्यादा हैं। इसमें क्या है? नंबर ऑफ होल बहुत बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ होल से। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, भरपूर मात्रा में आएंगे, होल थोड़े बहुत आएंगे इधर। यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत आएंगे, होल बहुत बहुत भरपूर मात्रा में होंगे, क्योंकि इसमें होल की अधिकता है। तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है एन टाइप पर या पी टाइप पर। अब हमें क्या करना है? हमें बनानी है संधि। चलिए संधि पर विचार करेंगे साहब। संधि करते हैं इसकी दोनों की, है ना। अब संधि की व्यवस्था को समझना है। लिखने का तरीका सरल है, जिस तरीके से चाहे
लिख सकते हैं। संधि की व्यवस्था को हमें समझना है। संधि की व्यवस्था को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा बढ़िया सा चित्र बनाते हैं जिससे कि हम ये बता सकें मोटा मोटा करके कि यार ये है और इसमें ऐसा ऐसा यहाँ पे होता है। देखो यार, इसको बीच में से ये कहते हैं संधि। ये जो है यहाँ से ये बीच में जो बनी है, क्या बनी, ये बनी संधि। संधि लाइन दिखा दी मैंने, ये संधि है। इस तरफ क्या मान लेते हैं, कह रहा है इस तरफ आप पी टाइप कर लो और इस तरफ एन टाइप कर लो, कोई इसमें खास बात नहीं है, बदल के भी कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो संधि है, इस संधि की जो रफनेस है, यानी जो इसका चिकनापन है, तल का जो थपनापन है, ये कह रहा है ये साहब ये होनी चाहिए एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम रफनेस। ठीक, रफनेस मतलब चिकनापन कितना है इसके अंदर। अगर आपने डायरेक्ट पी से एन को चिपका दिया, कुछ खास नहीं होने वाला, क्योंकि जो खुरदरापन है, इसे कहते हैं रफनेस, मतलब खुरदरापन, जो भी नाम दो, खुरदरापन कह दो, चिकनाहट कह दो, दैट इज की सरफेस में चिकनाहट है, ये चिकनाहट हटा लेते हैं, खुरदरापन लगा दिया मैंने। रफनेस जो खुरदरापन है बहुत कम होना चाहिए, दैट इज एंगस्ट्रम में होना चाहिए, यानी बीच में जो हवा भर जाती है वो नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे पृष्ठ आपस में मिल जाने चाहिए। अब अगर आपने ऐसा किया तो ये आसानी से होगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नहीं होगा, क्योंकि बीच में जगह है, तो वो जगह क्या करेगी, रोक देगी आने जाने को। तो कुल मिला के इन दोनों सतहों के बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, इनकी रफनेस एंगस्ट्रम में होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, परमाणु के आकार के लगभग ये होना चाहिए, ताकि एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के, ठीक। चलिए, अब ये चिपका दिया मान लीजिए आपने, अब होगा क्या, संधि बना रहे हैं, कह रहा जी यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, हम जान रहे हैं साहब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक। अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है साहब, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रतीक बना दिया मैंने इलेक्ट्रॉन का, ठीक। और यहाँ बना देता हूँ मैं होल, ये बना दिया मैंने होल। अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ होल है, तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, Ne बहुत बहुत बड़ा है NH से, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन तो साहब बेचैन है, भागने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तो जैसे ही ये संपर्क होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर को जाने लगेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर को गया, पहुँच गया, ठीक, इस तरफ जा रहा है, इसे कहेंगे विसरण। क्या कहते हैं इसको, विसरण। और किसका विसरण, इलेक्ट्रॉन का विसरण। इलेक्ट्रॉन इधर आने लग गया। अच्छा, अब जब होल है, होल को भी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ जाने में, होल जाएगा नहीं, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ एक होल बनेगा। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो वहाँ होल बना। अब यहाँ इस इलेक्ट्रॉन में, इस होल में इलेक्ट्रॉन आ गया मान लीजिए, तो होल तो बनेगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो कुल मिला के इस होल को, ये होल भी जा रहा है इधर को, इसे कहते हैं होल का विसरण, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन का विसरण, होल का विसरण, इन दोनों के मिलने से बनती है विसरण धारा। विसरण धारा किस कारण से बनी, कह रहे विसरण धारा साहब होल से भी बनेगी और इलेक्ट्रॉन से भी बनेगी, इसे कह देते हैं ID, डिफ्यूजन करंट, ठीक। क्या है ID, क्या है, डिफ्यूजन करंट। विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट, याद रखेंगे शब्द को, डिफ्यूजन करंट, सिंपल। अब जब ये होने लगेगा, ये व्यवस्था होगी, तो क्या होगा कि यहाँ पर जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कह रहा जी यहाँ पे अब एक धनात्मक आवेश बनना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाने शुरू होंगे, धनात्मक आवेश बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह चला गया। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह चला गया साहब, आयन तो बनेगा, क्योंकि किसी परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन घट जाए मान लीजिए, तो वहाँ कैसा आयन बनेगा, धनायन बनेगा, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात भी नहीं है। तो यहाँ धनात्मक आयन या धनायन बनने शुरू हो जाते हैं। कहला ये इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा पास में ही, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास में आएगा, तो यहाँ ऋणात्मक आयन बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे हो गया। कह रहा जी इधर, बोला इधर होता रहेगा, दैट इज जो होगा, इधर भी कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, मान लीजिए होल भर गया, ठीक। अब
होल भर गया, लेकिन दैट इज क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया इधर आ गया, ठीक। अभी जो इलेक्ट्रॉन आया शिफ्ट कर गया, संधि को पार कर गया, उसकी वजह से यहाँ धनात्मक, और ये पास में ही होगा क्योंकि ये धनात्मक आवेश इसको पकड़ेगा। बेसिक बात ये है, धनात्मक आवेश इसको पकड़ेगा, ठीक। गया तो अधिकता की वजह से है, गया किस वजह से भाई, अधिकता है, गया अधिकता में तो जाएगा, दैट इज दूर नहीं जा पाएगा, एक लेयर बना लेगा। और इधर अगर देखा जाए, इधर क्या हो रहा है होल के साथ, कह रहा जी होल जो है क्योंकि इधर को जा रहे हैं तो होल इधर को शिफ्ट हो रहे हैं, ये हमने देखा, उसकी वजह से एक धारा बनी हुई है, ठीक। अब होल बढ़े हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे होंगे, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ होल बढ़े तो होल में इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे फटाफट, भाई इधर से होल उधर को जा रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं यहाँ पे संधि पे, और उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो होल में इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे। तो कह रहा है कि ये लेयर जो है, ये परत जो है यहीं पे बनेगी। अब इस तरीके से यहाँ पर जो धारा चल रही है वह है विसरण धारा, यानी होल जा रहे हैं एन टाइप और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पी टाइप, यानी जो होल है दैट इज ये होल जा रहा है एन टाइप, यानी होल जो जा रहा है ये जा रहा है पी से एन, और जो इलेक्ट्रॉन है ये जा रहा है एन टू पी। सिंपल ये हो रहा है, इसकी वजह से ये एक जो है लेयर बन गई, एक परत बन गई, ठीक। अब यहाँ पर जो ये एरिया बना, क्षेत्र बना, इसे कहते हैं ह्रासी क्षेत्र, यानी डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं इसको, बोलते हैं ह्रासी क्षेत्र। ह्रासी यानी अगर कोई आवेश बाहर से आता है वो इसे कमजोर करता है, इसे तोड़ता है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इधर से आता है तो देखो इसमें गिर जाएगा पॉजिटिव में आके, तो जब भी ये कमजोर हो जाती है, इसका आवेश खत्म होता है तो ये कमजोर होती है। इधर से आता है मान लीजिए तो इधर को घुस जाएगा, इसे भी यहीं पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, वो तब भी ये कमजोर होती है। कोई होल आ जाता है मान लीजिए, होल में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गिर जाता है, भाई ये भी तो गिर सकता है होल में, इधर वाले होल में गिर गया मान लो कहीं, अभी तो सेट है मामला। कुल मिला के अगर कोई धनात्मक आवेश आता है तब भी ये टूट जाती है लेयर। तो दैट इज कि अगर किसी भी तरह का आवेश इसमें घुसने की कोशिश करता है तो ये कमजोर होती है, इसलिए ये क्षेत्र है ह्रासी क्षेत्र, यानी इसे कहते हैं डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव, फाइनल, ठीक। अब इसकी साहब ये मोटाई क्या है, इस संधि की जो ये मोटाई है ये क्या है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, देखो इसकी जो ये मोटाई है ये क्या है, ठीक। ये माइक्रोमीटर से भी कम है, यानी ये माइक्रोमीटर से भी कम है। तो इसे क्या लिख देते हैं कि साहब ये अगर कोई है तो ये माइक्रोमीटर की रेंज में है, माइक्रोमीटर, ठीक, 10 की पावर -6 से भी कम है, ठीक। ये आ गया इसकी मोटाई होगी। अब कह रहा है साहब यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना बनता है, अगर हम बात करें कि यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना बनता है, कि ये जब इतनी पतली चीज़ है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र जो है मजबूत होता है। विद्युत क्षेत्र देखो किस तरफ को बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनेगा विद्युत क्षेत्र, ठीक। और इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ऐसे यहाँ दिखा देता हूँ, इस पॉजिटिव को लो, इस विद्युत क्षेत्र का मान होता है लगभग 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर, बड़ा मजबूत विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक। अब जो विभव बनता है यहाँ पर, जो विभव बनता है जिसे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, ठीक, यानी बैरियर पे जो विभव बनता है, इसे बैरियर मान लेते हैं, ठीक। क्या होता है बैरियर पोटेंशियल, अगर देखें, देखो यहाँ बैरियर पोटेंशियल भी लिखूंगा मैं, इसी में बना दूंगा, ये बन गया बैरियर पोटेंशियल, ऐसे। ये कितना होता है, कहता है जो बैरियर पोटेंशियल है वह अलग अलग होता है, V = 0.2, V = 0.7, कह रहे ये मान लगभग हैं, ये मान होते हैं जर्मेनियम के लिए और ये मान होते हैं सिलिकॉन के लिए, ये लगभग है, किसमें है, वोल्ट में है। 0.2 वोल्ट किसके लिए, सिलिकॉन के, जर्मेनियम के लिए, और ज़्यादा किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, ये लगभग मान है, ठीक। तो यानी ये जो V है इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया बैरियर पोटेंशियल, ठीक, डन, बैरियर पोटेंशियल मिल गया।
अब ये कह रहा है कि अब जो हो रहा है, ये बन रही है, सेटअप हो रहा है, आवेश बन रहे हैं, इसके बाद क्या होगा। कह रहा जी इसके बाद अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इसे तोड़ के जाता है इधर से उधर, इधर से उधर, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इसे तोड़ के, इसमें से हो के, तोड़ के नहीं कह सकते अभी, तोड़ेंगे बाद में। कह रहा है अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है, इधर से इधर को जाता है, या बीच में कहीं से इधर को आता है, कुछ भी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक, तो कह रहा है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो धारा बनती है उसे कहते हैं आई अपवाह, यानी अपवाह वेग की वजह से बनी हुई धारा। यानी इसे कहते हैं कि साहब अगर ये पूरी तरह इधर से इधर इलेक्ट्रॉन चलता है, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। तो समझ में आ गया कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में क्या फर्क है। यानी ड्रिफ्ट बाद में हुई, जब विभव बन गया, इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन आता जाता है तो क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है, यानी वो धारा चलाता है, वो इलेक्ट्रॉन आर पार इसमें से आ जा सकता है, दैट इज वो है ड्रिफ्ट। और जो इनके अपने हैं, इधर उधर हो रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, जो परत बना रहे हैं, दैट इज वो है डिफ्यूजन। अब ये कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन एक दूसरे के उल्टे हैं। अब देखो, मान लो यहां कोई इलेक्ट्रॉन फंस जाए, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलेगा, पॉजिटिव की तरफ चलेगा, कि दैट इज ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ को नहीं, बल्कि सेट कर देते हैं डायरेक्शन, इस तरफ को चलेगा, ऐसे ऐसे चल रहा है देखो। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस लेयर के बीच में फंस जाता है, तो इसके बीच में अगर कोई धारा हम प्रोवाइड करते हैं तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो वो कैसी धारा हो गई, वो हो गई अपवाह। और जो पहले धारा चल रही थी डिफ्यूजन की वजह से, उसकी उल्टी दिशा में है, क्योंकि डिफ्यूजन की धारा में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था। देखो डिफ्यूजन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर को जा रहा है, यहाँ से यहाँ आया, जहाँ भी आया, यहाँ तक तो आया ना, दैट इज ओके। तो यहाँ से इधर आया, तो ये क्या है, कह रहा है जी ये विसरण है, ये विसरण है, ठीक। विसरण में इलेक्ट्रॉन इधर को आया, डिफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन इधर को गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन से ही हम सोच सकते हैं कि ये दोनों धाराएं उल्टी हैं। तो अब विसरण में इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आया, तो दैट इज इस दिशा में, इस दिशा में क्या बनी, ये बनी विसरण धारा, ये हो गया विसरण। और ड्रिफ्ट का इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है ना, तो उसका उल्टा कह रहा है इस तरफ को जो बनी, ये बनी अपवाह धारा। कौन सी बनी ये अपवाह की धारा हो गई, ठीक। तो ये सारी बातें मोटी मोटी जो है सेट हो गई हैं। कह रहा है जब ये दोनों धाराएं आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी जब कह रहा है आई विसरण बराबर आई अपवाह, ठीक, कह रहा उस केस में ये लेयर, ये परत पूरी तरह बन जाती है, यानी यहाँ पे साम्यावस्था बन जाती है, ठीक। साम्यावस्था बनने पर ही हम कहते हैं इसे कि साहब ये है पीएन संधि, ठीक। यानी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो पीएन संधि में पहचानने वाली बात यह है कि साहब विसरण धारा क्या है। अब अगर सवालों की बात करें, इसे हटा देता हूं मैं सारा, अब मुद्दों पे आता हूं मैं, क्योंकि थ्योरी तो तुमने सारी सीख ली इसकी, अब इसके लॉजिक डेवलप कर देता हूं तुम्हारे, ताकि तुम पेपर में फटाफट इसको लिख सको, है ना। तो यहां लिख दिया मैंने पी एन संधि, ठीक, ऐसे। और बना दिया मैंने छोटा सा चित्र, यहाँ बना दिया मैंने प्लस प्लस प्लस, यहाँ बना दिया मैंने माइनस माइनस माइनस, इसको बना दिया मैंने P, इसको बना दिया मैंने N, ठीक, दैट फिनिश। अब ये कह रहा है साहब विसरण धारा क्या है, पीएन संधि में विसरण धारा क्या है, पहला सवाल पूछा है, ठीक। तो संधि का निर्माण होते समय, संधि का निर्माण होते समय क्या करेंगे, संधि के निर्माण के समय
इलेक्ट्रॉन का n से p की ओर जाना एवं होल का p से n की ओर जाना विसरण धारा को उत्पन्न करता है। ठीक, यानी विसरण धारा इलेक्ट्रॉन की धारा और होल की धारा। ठीक, दूसरी बात, संधि निर्माण हो जाने के पश्चात, संधि निर्माण हो जाने के पश्चात इस धारा का मान शून्य हो जाता है। ऐसा नहीं है, इस धारा का मान शून्य नहीं होता है। इस धारा का मान अपवाह धारा के बराबर हो जाता है। यही बात सही में आ गई, हो जाता है, जिससे कुल धारा शून्य हो जाती है। फिनिश। दैट इज विसरण धारा क्या है। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी बात लेते हैं, दूसरा सवाल खड़ा करते हैं। हराशी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान किस कोटि का है? हराशी क्षेत्र में, ये देखो ये रहा हराशी क्षेत्र, और ये रहा विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हराशी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान किस कोटि का है? तो मोटा मोटा पकड़ लें, इसका उत्तर लिख दें। इसका उत्तर हो गया 10⁷ वोल्ट पर मीटर की कोटि का है। ठीक, मात्रक लिख दें, ना लिख दें मात्रक, क्योंकि ऐसा ही मात्रक ही माना जाता है, 10⁷ कोटि का है। ठीक, अगला सवाल, हराशी क्षेत्र में सिलिकॉन व जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल के लगभग मान क्या हैं? ठीक, अब सिलिकॉन के लिए कितना है? 0.2 वोल्ट। उल्टा लिख दिया देख 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए कितना है? 0.2 वोल्ट। ठीक, अब बैरियर हाइट, बैरियर हाइट, ठीक, यानी बैरियर की ऊंचाई किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ठीक, तो बैरियर विभव के मान को ही क्या कहते हैं? बैरियर विभव के मान को ही बैरियर हाइट भी कहते हैं। बैरियर हाइट, बैरियर की ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक, सिंपल, याद हो रहा है? एक एक नंबर के सवाल छोटे छोटे बनते रहते हैं, दैट इज कोई खास मसला नहीं है।
एक बार मैं ज़रा वेरीफाई कर लूँ कि सारी बातें मैंने फाइनल कर दी कि नहीं। हाँ, अब तो बस एक सवाल करेंगे, ठीक। बैरियर विभाव है ना, देखो ये बैरियर विभाव है, इसे कह रहे हैं हिंदी में रोधिका विभाव। ये मैंने देखा अभी अभी, ये एक्चुअली हिंदी अनुवाद है ना, थोड़ा सा तो शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है, इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, मैंने देखा तो रोधिका विभाव है, ठीक। नॉर्मल बैरियर काफ़ी है, अगर बैरियर याद रखेंगे चलेगा, कोई खास बात नहीं है। रोधिका विभाव कहते हैं इसको, ठीक। यानी हराशी क्षेत्र या डिप्लेशन रीजन में कितना विभाव या विभवांतर विकसित हुआ है, दैट इज बैरियर पोटेंशियल, दैट इज रोधिका विभाव, ठीक। अब हम इसके आधार पर एक ये बन गया हमारा संधि, दैट इज नॉट कंसर्न, इसमें कुछ नहीं है अलग से, इतनी सी बात है बस, कैसे बना ये पता लग गया, सारी बातें पॉइंट आउट हो गई। और जो चाहे इसमें जब इसका पेपर में सवाल आता है कि भाई पीएन संधि कैसे बनती है, तो उसमें फिर डायग्राम बना के इधर को इलेक्ट्रॉन जाते हैं जी, इधर को होल जाते हैं जी, इससे ये धारा बनती है जी, इससे धारा बनती है जी, फिर बाद में ये हो जाता है जी, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं जी, फिर ये अपवाह वेग बनता है जी, अपवाह धारा बनती है जी, दोनों धाराएं बराबर होती हैं, दिशा में विपरीत होती हैं साहब, कुल धारा शून्य हो जाती है साहब, ये बन जाती है संधि। संधि में रोधी का विभव होता है साहब, यहाँ इतना विद्युत क्षेत्र हो जाता है साहब, सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए मान इतने हैं, लिख दो जो लिखना है, 2 नंबर टक तुम्हें मिल जाते हैं, ठीक। चित्र बना देते हैं, ये बना यही बना दो, क्या पड़ता है, कोई भी देख के किताब से देख के छोटा चित्र बना दो, ठीक। लिखने में आसान है, कोई खास बात नहीं। बाकी नोट्स हैं वीडियो लेक्चर के साथ में, चैप्टर के साथ में नोट्स होते हैं, कहीं नोट्स तो अपना डाउनलोड करके अपने वीडियो लेक्चर में से पढ़ के लिख दो यार, कौन सी बड़ी चीज़ है, कोई समस्या नहीं है, ठीक। समझ में आ गया, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। बात है कि भाषा तो अलग अलग हो सकती है, अलग तरीके से दी जा सकती है, भाषाओं को कोई सा ज़्यादा, भाषा तो आप अपने तरीके से बनाकर भी, कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सजा सजा के लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते हैं, और कुछ बच्चे थोड़ा सा मतलब रफली लिख देते हैं चीज़ों को। भाषा पे नंबर नहीं कटेगा, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स केमिस्ट्री में भाषा पे नंबर नहीं कटेगा। शर्त उसमें ये होती है कि आप कोई तथ्य छिपाएं ना, सारे तथ्यों को आप उजागर कर दें, तो भाषा पे नंबर नहीं कटेगा, ठीक। चलिए अब लेते हैं उदाहरण 14(3), एनसीईआरटी का एक उदाहरण है, इसको ले लेते हैं, उदाहरण 14(3), ठीक। कह रहा पी और एन को सीधे चिपकाने पर संधि बनेगी, तो उत्तर होता है नहीं, नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जब पी और एन को चिपकाते हैं, ठीक, तो यहाँ पर ये है एंगस्ट्रॉम, ठीक। एंगस्ट्रॉम में ये खुरदरापन होना चाहिए, खुरदरापन, खुरदरा, खुरदरा कैसे लिखते हैं यार, खुर में लगवा पूरा पूरा लगेगा यार, खुरदरापन, ठीक। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से खुरदरापन होने का मतलब ये है कि बीच में मान लीजिए P और ये N है, ठीक। ये जो डिस्टेंस है दैट इज ये डिस्टेंस, इसे मान लो X, दोनों चिपकाए जा रहे हैं P और N, ठीक। तो जो X है वो लगभग लगभग एंगस्ट्रॉम की कोटि का होना चाहिए, यानी ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा, क्योंकि परमाणु का आकार इसी कोटि का है, तो सीधे सीधे अगर Pn को चिपका दूंगा तो संधि निर्माण नहीं होगा, संधि निर्माण नहीं होगा, क्योंकि बीच में हवा आ जाएगी, और हवा आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन होल वोल इधर उधर जाना जाएंगे नहीं, सही बात है, बनेगा नहीं, दैट सिंपल। ये ध्यान रखना है कि बीच में जो जगह है वह एंगस्ट्रॉम की कोटि की होनी चाहिए, यानी खुरदरापन कहते हैं इसको, तो ये खुरदरापन ना के बराबर होना चाहिए, होना नहीं चाहिए खुरदरापन। अब खुरदरापन इतना कम जा रहा है देखो, इसका मतलब नहीं है, ओके। तो ये था 14(3), इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसका, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी का उदाहरण हल्के में मत लेना, बहुत बढ़िया, बोर्ड एग्जाम में बहुत चीज़ें इन पर आती रहती हैं। अब लेंगे अगला टॉपिक, ये है अर्धचालक डायोड, यानी ये संधि बन चुकी है, अब इस पर विचार करेंगे साहब ये काम कैसे करती है, ठीक है, ओके।